हेलो बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये इस चैप्टर का 9th लेक्चर है। और इसमें आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी कुंडलित या प्रेरकत्व, जो कि जो प्रेरकत्व का भाग होता है उसे प्रेरक कहते हैं, में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे हमने पढ़ा था कि किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है कि किसी कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसके मान में हमको क्या करना पड़ता है, वो उसको कार्य करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो सामने वाली धारा उसके परिवर्तन का विरोध करती है, तो इसके लिए मूल धारा को कार्य करना पड़ता है जो सेल से प्रवाहित की जा रही थी। तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कुंडली में संचित ऊर्जा कहलाती है। तो यहां पर हम सब लोग देखेंगे कि जो कुंडली में संचित ऊर्जा होती है वो किसके रूप में होती है। तो वो जैसे हमने बताया था कि ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक, इस पर आवेश प्लस का है, इस पर आवेश माइनस का। प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी विद्युत क्षेत्र के रूप में संधारित्र की ऊर्जा संचित होती है। और इसमें क्या होता है, हमने मान लिया एक कुंडली लगी हुई है, परिनालिका है, ठीक, और परिनालिका यहां पर एक हम कुंजी लगा देते हैं और यहां पर एक सेल लगा दिया गया है। उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। ये प्लस है, ये माइनस है। कुंजी को जैसे ही हम बंद करेंगे, एक तार से विद्युत धारा जाएगी, दूसरे तार से विद्युत धारा वापस आएगी। ठीक, तो ये जो कुंडली है इसका प्रेरकत्व कितना है, एल है। ठीक, प्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, ये चीज हमने बताया भी था। तो जैसे ही इस कुंडली में धारा जाएगी, तो हमने ये भी बताया था स्वप्रेरकत्व की घटना में अगर सेल द्वारा इस कुंडली में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेल जो होता है वो अपनी धारा धीरे धीरे धारा को देता है, एक साथ नहीं देता है पूरी की पूरी 5 एम्पीयर। तो वो धीरे धीरे देगा, यानी पहले शून्य धारा थी, फिर पहला खंड देगा 2 एम्पीयर की जाएगी, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर और फिर 5 एम्पीयर। ये विद्युत धारा का अधिकतम मान है। अधिकतम मान के लिए I0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इस धारा का अधिकतम मान है, ठीक, 5 एम्पीयर की। तो 0 से 5 एम्पीयर तक धारा जब प्रवाहित होती है इसमें, तो इसमें यानी धारा के मान में परिवर्तन होता है, जिससे इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है कुंडली में। और वो जो है धारा प्रवाहित करेगा वो सामने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि अब इसमें जो धारा उत्पन्न हुई कुंडली में, वो इस धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। तो उस विरोध के कारण इसको जो भी कार्य करना पड़ेगा, इस कुंडली में संचित ऊर्जा कहलाती है। ठीक, इसे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। और ये किसके रूप में होती है, ये किसके रूप में होती है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। तो उसमें विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्यमान थी स्थितिज ऊर्जा, और इसमें किसके रूप में विद्यमान होती है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। ये याद रखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी कुंडली में ऊर्जा जो है किसके रूप में संचित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होती है। तो हम मानेंगे यहां पर, ये हमारा फार्मूला लिखा हुआ है परिभाषा, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के विरुद्ध मूल धारा, जो मूल विद्युत धारा है, द्वारा किया गया कार्य कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और इसको भैया हम U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हम सबसे पहले मानेंगे, माना dq आवेश के कारण किया गया कार्य। ठीक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक, वही सही, ठीक है।
कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हम एक फार्मूला बताया था, V इक्वल्स टू W/Q, ठीक। और W बराबर कितना होता है, VQ होता है। तो W बराबर V इंटू Q। तो हमने कितने आवेश के कारण कार्य करना है, DQ आवेश के कारण। तो अल्पांश आवेश के कारण dW। इस आवेश को अभी विद्युत धारा में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको पता है ये जो V है ये कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक। और उसको किससे लिखा जाता है, E से लिखा जाता है। तो यहां पर E की मापांक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। वैल्यू, क्योंकि हमको पता है E का मान निगेटिव आता है, तो इसलिए हम मापांक वैल्यू लेकर के चलते हैं। अब क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है Q इक्वल्स टू IT और E इक्वल्स टू जो होता है L बराबर एक फार्मूला और भी बताया गया था, माइनस का E अपॉन DI/dt, ठीक। तो E की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो E इक्वल्स टू माइनस का L DI/dt या ddT ऑफ I। और क्योंकि हमको E की मॉडुलस वैल्यू चाहिए तो ये माइनस वाला चिन्ह हम हटा देते हैं, ठीक। केवल हमको वैल्यू चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। तो E की मॉडुलस वैल्यू कितनी है, L DI/dt गुणा D, Q का मान कितना है, IT है। तो प्रवाहित धारा जो है यहां पर किसमें, कुंडली में, उसको हम अगर कांस्टेंट मान ले तो ये I आगे आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, इधर dt बचेगा। इस dt से इस dt का मान कैंसिल हो जाएगा। तो dw बराबर कितना मान हो गया हमारे पास, L इंटू I, और इंटू में कितना है, di है। अब ये I धारा का मतलब एक अल्पांश भाग प्रवाहित करने पर या परिवर्तन से कितना कार्य करना पड़ता है, ये उसका सूत्र है, ठीक। अल्पांश धारा परिवर्तन से कि जो कार्य करना पड़ता है वो उसका मान है। अब हमको कुल कार्य निकालने के लिए या संपूर्ण कार्य निकालने के लिए समाकलन करना पड़ता है, ठीक। यानी W बराबर, उसके लिए dW का समाकलन करेंगे, ठीक। कहां से कहां तक हमको धारा का मान चाहिए, धारा का मान 0 से लगा करके अधिकतम मान धारा का कितना है, I0। तो 0 से लगा करके I0 धारा तक हमको कार्य करना पड़ेगा। और जैसे ही I0 का मान 5 एम्पियर हो जाएगा, इसके मान में यानी I के मान में परिवर्तन ही नहीं होगा। 0 से 5 तक परिवर्तन होगा, 5 एम्पियर जैसे हो जाएगी प्रवाहित धारा, ये मतलब I का मान 5 एम्पियर हो जाएगा, तो ये इसमें परिवर्तन ही नहीं होगा। फिर लगातार 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर होगा, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। तो विद्युत वाहक बल उतनी देर तक रहेगा, प्रेरित धारा उतनी देर तक रहेगा कुंडली में, जितनी देर तक इस धारा का मान I0 के बराबर यानी अधिकतम धारा के बराबर इसके ना हो जाए। यानी जितनी देर इसमें परिवर्तन होगा उतनी देर, और जैसे ये परिवर्तन बंद हो जाएगा उसमें प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो रखेंगे वैल्यू 0 से I0 तक निकालना है हमको कार्य, क्योंकि यहीं तक परिवर्तन तक। मान क्या है dW का, LI DI। अब LI कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, L कांस्टेंट है, I कहाँ कांस्टेंट है, I का मान ही तो बदल रहा है, I इंटू DI। और यहाँ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, I से I0 तक चाहिए। तो W बराबर L कांस्टेंट, 0 से लगा करके I0 तक धारा का मान, और I की पावर n, ये x dx का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। मान क्या होता है इसका, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी जो घात है वही बटे में करते हैं। तो यहाँ घात कितनी आई की, 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 होगा, तो 2 पावर ऊपर 2 नीचे, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, और अपान का 2 बाहर निकाले दे रहे हैं, और 0 से लगा करके I0 तक वैल्यू, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट कितना है, I0, तो I का अधिकतम मान कितना है, I0 स्क्वायर लगा स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट कितना, I की लोअर वैल्यू कितनी है 0, ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, आगे कितना है 1/2 L लगा सकते हैं। तो यहां से कार्य का मान कितना आ जाएगा, 1/2 LI0 स्क्वायर, ठीक, क्योंकि 0 का स्क्वायर
खत्म हो जाएगा। और यही कार्य जो होता है कि इस कुंडली में संचित चुंबकीय स्थिति जो ऊर्जा के रूप में हो जाता है। तो U बराबर हम कह सकते हैं 1/2 LI0 का स्क्वायर। ये था इसका कुंडली में संचित ऊर्जा। अच्छा, I0 है क्या? I0 है कि कुंडली में स्थापित धारा, कितनी धारा तक स्थापित हो रही है? कौन स्थापित? मूल धारा, या मूल धारा का अधिकतम मान कितना है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक भैया, ये था इसका डेरिवेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्रेरकों का संयोजन। तो अभी तक हम सब लोगों ने देखा कि संधारित्रों का संयोजन कैसे होता है, और फिर प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ा, और अब हम देखेंगे कुंडली यानी प्रेरकों का संयोजन। तो प्रेरकों का 2 प्रकार से संयोजन होता तो मुख्यतः 3 है। एक मिश्रित संयोजन, लेकिन ये जो है 2 प्रकार से हम यहाँ पर यूज करने वाले, एक श्रेणी क्रम और एक पार्श्व यानी समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L1 स्वप्रेरकत्व जिसे कहा जाता है, और एक दूसरी कुंडली होती है जिसका स्वप्रेरकत्व L2 है, से एक क्या जोड़ देते हैं हम? सेल या बैटरी। यहाँ कुंजी लगाते हैं, यहाँ एक सेल यूज करते हैं, और जिस सेल का यूज कर रहे हैं उसका EMF यानी विद्युत वाहक बल E है। जैसे ही कुंजी को बंद करेंगे, एक तार से धारा जाएगी, दूसरी तार से धारा वापस आएगी। तो हमको पता है इसमें करंट का मान हमेशा नियत रहता है। करंट का मान क्या होता है? हमेशा नियत होता है इसमें। ठीक, तो इस तार से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अलग होगा, इस तार से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अलग होगा। तो वो चीज हम देख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है नेट, वो φ1 यानी पहले वाले प्रेरक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और φ2 + φ2 यानी दूसरे वाले प्रेरक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक, और इसका जो फार्मूला होता है वो L = कितना आता है? L1 + L2। ठीक, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जान लेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक भैया, ऐसे ही हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। इसमें विभवांतर अलग अलग जाएगा। इसका विद्युत वाहक बल इस पर जो है E1, इसमें जो संचित विद्युत वाहक बल होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, E1 नाम दे देंगे, इसमें E2। सेल E का भी भाग अलग अलग जाएगा, श्रेणी क्रम में अलग अलग विभवांतर रहता है। पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर प्रेरक लगे होंगे, ठीक, उनके सिरे आपस में जुड़े होंगे, और वो सिरे आपस में जुड़ करके किसके द्वारा जोड़ दिया जाता है उन्हें? एक सेल या बैटरी से। एक कुंजी लगा करके सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, जिसका EMF E है। कुंजी को बंद करेंगे, एक तार से धारा जाएगी, दूसरे तार से वापस धारा आएगी। इसका प्रेरकत्व L1 है, इसका स्वप्रेरकत्व जो कि होता है L2 है। और इसमें समान क्या रहता है? वोल्टेज। तो इसमें विभवांतर समान रहता है, क्योंकि हमको पता है सेल जो होता है वो अपनी पूरी वोल्टता बाहर परिपथ में नहीं देता है। इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, उस आंतरिक प्रतिरोध के लिए भी ये कुछ विद्युत वाहक बल बचा करके रखता है। तो इसका जो मान आएगा, फार्मूला आएगा, L का मान वो L1 गुणा L2 समांतर क्रम के लिए यही होगा, बटा L1 + L2। ठीक भैया, यानी अगर ज्यादा लगे हैं, 2 से ज्यादा लगे हैं, 2 लगे हैं, तब उसके लिए 2 से ज्यादा लगे होंगे तो उसका फार्मूला 1/L = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 ऐसे जोड़ते हुए समांतर क्रम में, यानी प्रतिरोध की तरह ये भी होते हैं। ठीक, इसमें धारा का मान अलग अलग जाता है। एक में धारा I1, दूसरे में धारा क्या जाती है? I2।
सेल का बाहर जो वोल्टेज जाता है इस पर V1 जाता है, इस पर V2। ठीक, ये ऐसे कुछ होता है। इसमें जो वैल्यू निकलती है वो I इक्वल्स टू क्या होता है, I1 प्लस I2 के बराबर होता है। ये होता है। इतना था हमारा श्रेणी क्रम प्रेरकों का संयोजन, श्रेणी क्रम प्रेरकों का संयोजन या प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा प्रेरकों का पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। ये इनके फार्मूले होते हैं। ठीक भैया, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, जितने ये दो प्रेरक तो आपस में मिल करके जो कार्य कर रहे हैं उतना कोई एक अकेला कार्य कर रहा है, यानी वो L है। दो प्रेरकत्व या दो प्रेरक जो मिल करके कार्य कर रहे हैं उतना एक कोई L जो है वो अकेला कर रहा है, इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक भैया, यहीं पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं और इसके बाद हम एक और इसमें का पार्ट बनाने वाले हैं जो कि है किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। फिर वो लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण कैसे होता है। ठीक भैया, यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।